नमस्कार दोस्तों कल जो एग्ज़िट पोल्स आए और उनका झोल जो हमें देखने को मिला वो अपने आप में अद्भुत था। अद्भुत इसलिए कि बहुत सारे एग्ज़िट पोल्स ने 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए को दिखा दी और नॉर्मल जो रेंज स्टार्ट हुई वो 340-350 से स्टार्ट होती है। अधिकतर पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी को 350 और 370 के बीच में सीटें दी, यानी कि 2019 में उनकी सीटें थी 303 भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सीटें लगभग 350 के आसपास, क्योंकि उस समय उसमें अकाली दल था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना था, जेडीयू भी था उसके अंदर और इसके अलावा और भी कई दल थे। तो एनडीए काफ़ी बड़ा था इनका कुनबा, लेकिन एक एक करके सब छोड़कर जाते गए। उद्धव ठाकरे भी निकल गए, अकाली दल भी निकल गया, जेडीयू आया गया, फिर से जुड़ा। एकमात्र जो बड़ी पार्टी जुड़ी वो टीडीपी यानी कि आंध्र प्रदेश से। उनमें से कई जो पोल्स हमारे पास आए और जब हमने उनको देखा तो हमें थोड़ी सी हैरानी इसलिए हुई कि बहुत सारे पोल्स जो थे वो 370 और 406 के बीच में सीटें दे रहे थे। तो मैंने भी सोचा भी ये तो काफ़ी बड़ा मसला है ये तो। और यहाँ पर 400 से ऊपर सीटें देने वालों में न्यूज़ 24 और चाणक्य और इसके अलावा इंडिया टुडे, माई एक्सेस जो प्रदीप गुप्ता वो भी 401 सीटें, इसके अलावा इंडिया टीवी CNX वो भी 401 सीटें और इसके अलावा और कई ऐसे जो कि 392 तक भी दे दी हैं। 392 जन की बात है। तो एवरेज जब हमने निकाला तो हमने पाया कि 370 सीटें ऑन एंड एवरेज जो है वो दी गई हैं, जिनमें 350 कम से कम सीटें बीजेपी की हैं और 370 से 380 सीटें एनडीए की हैं और करीब करीब टोटल 7 से 8 पोल ऐसे हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं कि 400 क्रॉस कर गए। वो ऐसा लगा कि जैसे ये सारे के सारे जो अनुमान थे सबके एक जैसे आए बिल्कुल, यानी कि 350 और 401 के बीच में सारे जा रहे हैं। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो 350 से नीचे निकल आए। कोई एक व्यक्ति है जो मेरे ख्याल से जो कुल मिला के 342 की बात कर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शन के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए। बाकी सब 350 के ऊपर है बीजेपी के लिए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये एग्ज़िट पोल बने कहाँ पर। आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इन एग्ज़िट पोल्स का निर्माण क्या प्रधानमंत्री निवास में हुआ और क्या उसको अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल ने मिलकर तैयार किया और फिर उसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई और उनसे कह दिया गया कि 5% ऊपर नीचे इसमें चेंज करके आप प्रेजेंट कर दो, ताकि सारे एक जैसे ना लगे। कोई ये ना कहे कि एक जेरोक्स कॉपी ले ली गई। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, 5। लद्दाख अब अलग हो चुका है तो एक अलग सीट है वो। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में एक पोल ऐसा है जिसने उनको 2 से 3 सीटें दी। तो मैंने कहा ये तीसरी सीट कहाँ से आती है, क्योंकि 5 सीटों में से जो 3 सीटें हैं अनंतनाग राजौरी, बारामूला और श्रीनगर, यहाँ तो बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो 5 में से सिर्फ 2 सीटों पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और ये पोल 3 सीटें दे रहा है उनको कश्मीर के अंदर, यानी कि जो चुनाव ही नहीं लड़ा वो सीट भी उनको दे दी गई। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल वो निकल के आता है तमिलनाडु से। अब देखिए कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। कांग्रेस ने वहाँ पर 9 सीटें लड़ी, लेकिन एक पोल ने वहाँ पर 13 से 15 सीटें कांग्रेस को दी। तो मैंने कहा उसमें डीएमके की सीटें सेपरेट दिखाई उसके अंदर। मैंने कहा 13 से 15 है, ये पार्टी सिर्फ 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है तमिलनाडु के अंदर और उसको 13 से 15। ऐसा लगता है किसी एक एयर कंडीशन कमरे में कुछ लड़के बिठा दिए गए हैं और सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और उनके सामने प्रधानमंत्री निवास से आई हुई एक कॉपी रख दी गई, जेरोक्स कॉपी। भाई देखो ये तुमको करना है, बस इसको आगे पीछे कर दो, कहीं 13 लिख दो, कहीं 15 लिख दो, कहीं 17 लिखो, कहीं 20 लिखो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम उसको पेश कर देंगे।
और उसमें बहुत सारे लोगों ने ये दिखाने के लिए कि हम तो प्रधानमंत्री मोदी के ज़्यादा वफादार हैं और हम बहुत आराम से देखा जाए तो उसको 400, 401, एक व्यक्ति ने 406 भी दिए हैं। हो सकता है 406 से ज़्यादा वाला भी कोई होगा तो, लेकिन मैं शायद उसको नोटिस ना कर पाया हूँ। लेकिन हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत है। बहुत सारे ज्योतिषी भी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 से ऊपर दे रहे हैं, बल्कि उनमें एक तो ऐसे जो 425 तक दे रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। अब पंजाब में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक सीट की भी उम्मीद नहीं है, वहाँ पर 5 सीटें कई पोल्स दे रहे हैं उनको, 5 सीटें। सबसे बड़ी हैरानी ये हुई मुझे कि बंगाल की 42 सीटों में से 26 से लेके और 32 सीटों के बीच में बीजेपी को दिए जा रहे हैं, जबकि वहाँ हमारे अनुमान जो है 8 से 10 सीट के बीजेपी के। पिछली बार 18 थी जो पीक टाइम था। मैं यही सोच रहा था कि अल्टीमेटली एक स्टोरी बनाई गई, वो स्टोरी प्रशांत किशोर ने बनाई और कुछ और लोग थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ईस्ट और साउथ में बहुत अच्छा करेगी। तो ईस्ट में कहाँ अच्छा करेगी? अल्टीमेटली 14 सीटें असम की हैं, तो असम में से पहले उनके पास काफ़ी सीटें हैं, तो कितनी वो बढ़ाकर इस बार 12 कर दी उन्होंने। कईयों ने तो कि 12 सीटें उनके पास आएंगी तो 2 निकल जाएंगी उसमें से, चलिए ठीक है। लेकिन बंगाल की जब अधिकतर लोगों ने 25, 26, 28, 31, 32 तक सीटें दे दी बीजेपी को, तो मैं भी सोचने में मजबूर हुआ कि सीटें आ कहाँ से रही हैं, कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्योंकि अभी जो 9 सीटें जो हैं जो 1 जून को चुनाव में गई हैं, वो 9 की 9 कलकत्ता की सीटें, उसमें 7 कलकत्ता की सीटें और 2 मथुरापुर और 1 बशीरहाट। मुझे इन सब की ज्योग्राफी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में अच्छे ढंग से ज्ञान है मुझे। और यहाँ पर 9 की 9 सीटें पिछली बार टीएमसी की थी, और उसके बाद जब क्या कहते हैं कि दूसरा चुनाव होता है जिसको कहते हैं कि विधानसभा का 2021 में, तो यहाँ 63 विधानसभा की सीटें थी। 63 में से 62 सीटें टीएमसी की थी, सिर्फ 1 सीट निर्दलीय की थी, बीजेपी को तब भी 1 भी सीट नहीं थी। अब ये कहते हैं कि 9 सीटों में से 3 से 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं। मैं भी हैरान हुआ भाई, 3 से 5 सीटें। अब इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी बंगाल को स्वीप करने जा रहा है। बीजेपी का जो वोट बैंक बंगाल के अंदर दिखाया गया कई पोस्टर्स के द्वारा, एग्जिट पोल वालों के द्वारा 46% दिखाया गया। अब मैं हैरान हुआ, अगर 46% आ रहे हैं और ममता बनर्जी के 40% भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये सीटें 32 पे कैसे अटक गई, 31 पे कैसे अटक गई, 30 पे कैसे अटक गई? फिर तो इनको 42 में से कम से कम 37-38 पे जाना चाहिए था। ये सारी की सारी चीज़ें घट रही हैं, तो कहाँ से जोड़ तोड़ हुई है और कैसे? मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री निवास से ये सारी लिस्ट दी गई कि तुमको ये बोलना है। किसी भी एक की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा ली गई लिस्ट के खिलाफ बोल सके। यही तो हुआ है। तमिलनाडु के अंदर 7 से 9 सीटें बीजेपी को दिखाई गई। जब मैंने कुछ बीजेपी के नेताओं से बात की, भाई 7 से 9 सीटें आप ले रहे हैं, मुझे उन 7 से 9 सीटों के नाम तो गिना दीजिए जहां पर फाइट कर रहे हैं। आप मुश्किल से वहां पर 21-22 सीटों के ऊपर फाइट कर रहे हैं। उसके आपके साथ में पीएमके भी है, टोटल 39 सीट्स है। पांडिचेरी मिलाओ तो 40 हो जाती हैं। पीएमके की सीटें, कुछ और 3-4 छोटे-छोटे दल हैं जिनको 1-1, 2-2 सीटें दी गई हैं। तो बीजेपी तो खुद 21-22 सीटों पर लड़ रही है। तो 21-22 सीटें लड़कर वो उनमें से 7 से 9 सीटें जीत जाएगी। मेरा तो माथा चकराया। मैंने सोचा भाई ये तो बीजेपी तो इसका मतलब फतेह कर ली, अगली बार तो तमिलनाडु में सरकार बना जाएगी ये तो। ऐसे ही 3 से 5 सीटें केरल में, कुछ लोग 1 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 3 दिखा रहे हैं, कुछ 5 दिखा रहे हैं केरल में। मैं ये सोच रहा था कि क्या वास्तव में केरल की हालत इतनी बुरी हो गई है कि वहाँ पे 3 से 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है। और कर्नाटक में जहाँ रेवन्ना प्रकरण होता है, वहाँ पर उसके अश्लील वीडियो आते हैं, वहाँ पर फिर से 28 में से 23 सीटें दिखाई जा रही है अधिकतर लोगों के द्वारा। 22, 23, 24, 22, 23, 24 कर्नाटक में बीजेपी की। भाई वो टोटल 25 सीटें लड़ रहे हैं। The total seats being fought by BJP in Karnataka is 25, और 3 सीटें जो है दूसरी अपना जेडीएस के लिए है वहाँ पर। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो 25 में से 23-24 सीटें जीत जाएंगे वो। सेम कंडीशन हमने तेलंगाना में देखी। तेलंगाना के अंदर तो ये हो गया कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस से भी तेलंगाना कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें जीत रही है। यानी कि लगभग 9 से 10 सीटें जो है तेलंगाना में बीजेपी जीत रही, बाकी 7 बचती हैं और 3 से 5 सीटें कांग्रेस जीत रही है। मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है भाई। आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, सिकंदराबाद तो इनके थे, और फिर विधानसभा के अभी तो पीछे चुनाव हुए हैं, अभी चुनाव हुए हैं।
विधानसभा के अंदर ले दे के इनकी 5 सीटें आई हैं मुश्किल से, 117 में से, बल्कि 119 में से ले दे के इनकी 5-7 सीटें आई हैं भाई, कुल मिला के विधानसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर विधानसभा से ज़्यादा सीटें। अंदाज़ा आप लगाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 68, 70, 75, 68, 70, 75, लेकिन हमने जो जन सैलाब देखा है पिछले कई चरणों में, वो जन सैलाब झूठा था। जो अखिलेश और राहुल की सभाओं में जो जन सैलाब आ रहा था वो झूठा था, मक्कारी भरा था। यही बिहार के अंदर हमने देखा तेजस्वी की सभाओं में जो जन सैलाब था, क्या वो झूठा था कि बीजेपी वहाँ पर 40 सीटों में से 30 से ज़्यादा ले जा रही है, और तेजस्वी और कांग्रेस का गठबंधन और सीपीआई का गठबंधन, आरजेडी का गठबंधन जो है, उनको 10 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। हरियाणा जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, प्रतिनिधियों को, कॉन्टेस्टेंट को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, 7 से 9 सीटें बीजेपी को मिल रही है, और 1 सीट जो दे रहे हैं वो कांग्रेस को दे रहे हैं। भाई ये भी बता दो कौन सी 1 सीट है जो अब हार रहे हैं, जरा पता तो लग जाए हमें भी। हिमाचल की 4 में से 4 दे रहे हैं। सबसे हैरानी, पंजाब में 5 सीटें जीत रही बीजेपी। पंजाब में 5 सीटें, भाई कहाँ से, कौन सी पंजाब सीटें? आज तक पीक आवर्स में 2 सीटों से ऊपर बीजेपी ने कभी नहीं जीती है। पंजाब में 5 सीटों का प्रभुत्व 13 सीटों में। कोई अंधा आदमी ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। मध्य प्रदेश 29 में 29, गुजरात 26 में 26, राजस्थान 25 में से 25। अब मैं सोच रहा था कि ये सीटें आई कहाँ से, तो देखा तो उड़ीसा के अंदर 21 में से 15 सीटें दी हुई हैं। जैसे बंगाल में 42 में से 32 सीटें दे दी, 30 सीटें दे दी, 31 दे दी, उड़ीसा की 21 में से 15 सीटें बीजेपी को दे दी साहब। तो मुझे लगा कि फिर ये जो एक पूरा का पूरा एक डोमेन बनाया जा रहा था कि ईस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है, तो बीजेपी 303 से निकल के 350 तक आती है। तो कैसे आती है साहब? 303 से निकलकर 350 पे आती है, तो इसका मतलब वो बंगाल में क्लीन स्वीप कर रही है, वो उड़ीसा में क्लीन स्वीप कर रही है, वो बड़ी विक्ट्री तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में कहते हैं कि 25 की 21 से लेके 25 सीटें जो है टीडीपी और बीजेपी जीत रही है। मैंने कहा तो फिर वाईएसआर कांग्रेस क्या कर रही है? वहाँ पे चने बेच रही है, मूंगफली बेच रही है, क्या कर रही है वो, जिसकी सरकार है जगनमोहन रेड्डी की? हमारे अनुमान के हिसाब से 15 से 20 सीटों के बीच वाईएसआर कांग्रेस जीत रही है, और टीडीपी वहाँ पर हार रही है, सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन इन्होंने 21 से 25 सीटें दी, और आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 सीटें लड़ रही है टीडीपी के कंधे पे चढ़ के, क्योंकि बीजेपी का अपना वोट बैंक तो 1% है, और 6 की 6 जीतते हुए दिखा रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा? व्हाट आई कैन से मोर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने स्टेट वाइज आपके सामने गणना की, झारखंड और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, वहाँ भी पूरा क्लीन स्वीप दिखाया हुआ है। अब इतनी सीटें तो बीजेपी के पास अब तभी आ सकती हैं 301 से निकल के 370, जिनके 401 हैं, तो वहाँ तो कम से कम 370 सीटें बीजेपी की हैं, कम से कम 375 तक, क्योंकि एलाइस के नाम पे कुछ है ही नहीं इनके पास अभी। तो एलाइस के नाम पे कुल मिला के इनके पास या तो जेडीयू की 16 सीटें हैं या टीडीपी की 17 सीटें हैं, बस ये 33, और छोटे मोटे और जोड़ दो 40। अगर मैं 400 जिनके 6 दिए हैं, तो इसका मतलब कि बीजेपी की तो भी 365 आनी चाहिए, और ये सारे के सारे जीत जाने चाहिए। तो बीजेपी ने टोटल जो सीटें लड़ी हैं वो तो 440 हैं अप्रॉक्सीमेटली। पहले बोले थे 446 है, उसके बाद 440 से भी कम हो गई हैं एक्चुअली। ये 440 सीटों में से बीजेपी 370 जीत जाती है, तो इसका मतलब बीजेपी जो है कुल मिला के 70 सीटें हारती है। अच्छा होता यही बता देते कि ये कौन सी 70 सीटें हारी है, कहाँ पर हारी है भाई। हो सकता है ये जो 370 जो लेके आ रहे हैं सीटें, हो सकता है कुछ सीटें पाकिस्तान से जीतने चले गए होंगे, कुछ बांग्लादेश से जीतने चले गए होंगे, कुछ श्रीलंका से जीतने चले गए होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें नेपाल की भी मिला ली उन लोगों ने, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन लोग सारे खुश हैं, भक्त लोग खुश हैं कि 400 से ऊपर आ रही हैं। और हमारा मतलब ये है कि एक आधा अगर इंडिया गठबंधन का एलाई टूट गया, तो फिर आप ये यकीन मान लीजिएगा कि फिर तो ये 425 क्रॉस कर जाएगी। इनका मेजर पर्पज़ ये है कि 414 जो राजीव गांधी का रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया जाए, 1984 का रिकॉर्ड है, 414 का वो तोड़ दिया जाए। अब ये तो भैया ईवीएम माता की कृपा से हो सकता है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। अब ये ईवीएम माता क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस ईवीएम माता के चक्कर में बहुत कुछ बिगड़ने जा रहा है। अब 2 स्थितियां संशय की निकल के आ रही कि मोदी अल्टीमेटली साधना के टाइम पर क्या कर रहे थे वहाँ पर।
कर क्या रहे थे वहाँ पर, क्या हो क्या रहा था वहाँ पर? ट्वीट भी कर रहे थे वो, तो क्या कोई षड्यंत्र कर रहे थे वहाँ बैठ के कि ईवीएम को कैसे सेट किया जाए, या सेट जो किया जा चुका है? क्या एक नैरेटिव पहले से बनाया जा रहा है जो कि उसने कहा कि 370 पार और 400 पार इंडिया, और साथ में सारे के सारे एग्जिट पोल भी उसी दिशा में सेम बिल्कुल डिट्टो लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट वैसे के वैसे जा रहे हैं? तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई उसके लिए पूरा एक प्लान बनाया गया, पहले पार्लियामेंट में बोला गया 400 पार, फिर सभा में बोला गया 400 पार, फिर उसके बाद एग्जिट पोल के अंदर बोला 400 पार, तो ताकि जनता का विश्वास हो जाए कि जो हमने कहा था वही किया। तो या तो फिर जनता बेवकूफ़ है, या फिर जनता को एक ऐसे मौके के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि आज भी इंडिया गठबंधन 300 सीटें ले रहा है और बीजेपी गठबंधन सिर्फ 200 सीटें ले रहा है, लेकिन अगर ये 400 सीटें लेकर आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप हमारा चैनल बहुत दिनों तक नहीं देख पाएंगे, आप हमें भी बहुत दिनों तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे फिर जितने आपके मित्र हैं सोशल मीडिया पर वो आपको सब जेल के अंदर नजर आएंगे। आप लिख कर रख लीजिएगा। और भारत एक ऐसे विनाश काल की ओर चला जाएगा जहां पर आपको लगेगा कि आपको सब कुछ है और ये मोदी भगवान बन चुका है, ये ईश्वर बन चुका है, तो फिर अल्लाह मालिक है इस देश का। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि स्थितियाँ शायद इससे बुरी नहीं हो सकती हैं। अगर फिर भी एनडीए का गठबंधन और मोदी जीत कर आ जाते हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर समझ लीजिएगा इस देश को बचाने वाला फिर कई वर्षों तक आपको कोई नहीं मिलेगा, भारत की जनता भी नहीं मिलेगी। और उसके लिए दोषी ये राजीव कुमार की जो टीम है, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है और बाकी सारी इंस्टीट्यूशन होंगी, क्योंकि फिर ये सारे के सारे उस पाप के भागीदार होंगे जो इस पूरे के पूरे रजीम को सपोर्ट करते आए अंदर से और बाहर से। और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब भारत इनके हाथों गुलाम हो रहा था तो ये सारी इंस्टीट्यूशन चुप थी और ये मोदी के कदमों के अंदर देखा जाए तो झुक कर उसे सलाम कर रही थी। पता नहीं हम कितने दिन तक आपके सामने आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये स्थितियाँ रहीं तो यकीन मानिए भारत का लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद आपका।